जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे। डिम्पल गुप्ता, निशु त्रिपाठी, शिखा सचान, अंकिता पांडे, रिया चाहर, अमृता पटेल, आशु कुमार, पुनीता, पुष्पांजलि कुमारी। अरे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं क्या? श्रुति गुप्ता, मोहित कुमार, संदीप कुमार सिंह नहीं है प्रशांत कुमार, अभिषेक कुमार गिरी, गीता राणा, तनु कुमारी, अभिषेक केसरी, अंतिम शर्मा, मुकेश बहेरा। सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने प्यारे बच्चे पिछली क्लास में आपका बुक एंड ऑथर सेक्शन को शुरू किया था। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आगे आएंगे नेक्स्ट। तो प्राचीन पुस्तकों में चार पांच किताबें बची हुई हैं, पहले ये नोट करेंगे। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की बुक है। गीत गोविंद किसकी बुक है? जयदेव की। और आज हमें बहुत सारी बुक कवर करनी है, तो थोड़ा तेज लिखना है ना, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ओके। राजतरंगिणी ये कल्हण की पुस्तक है। इसमें किसके बारे में पता चलता है? कश्मीर का इतिहास पता चलता है, ठीक है। रासमाला सोमेश्वर ने लिखी पुस्तक है। और शिशुपाल, शिशुपाल वध लिख लेना है इसमें। शिशुपाल वध पुस्तक किसकी है? शिशुपाल वध बुक के राइटर कौन है? तो वो माघ है। पहले लिखेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है। सोनू यादव जी, जो क्लासेस में बताई गई है बिल्कुल वही स्ट्रेटजी आपको हमेशा क्लासेस में बताई जाती है, वही फॉलो किया करो। अलग से ना पूछा करो सबसे जा जाके स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी। आगे चलें। लिख चुके। काव्य मीमांसा राजशेखर। हाथ रख के बोलना हमेशा, जब आपके पास नोट्स रहें तो ऐसे हाथ रख के बोलते हैं। गीत गोविंद जयदेव, राजतरंगिणी, कल्हण, रासमाला आपका सोमेश्वर, और शिशुपाल वध किसकी? माघ की। यही याद करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। आगे चलेंगे। अब आएंगे प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें दरअसल में भारत पर प्यारे बच्चे विदेशियों ने आक्रमण किया। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले भारत पर ईरानी आए थे, ठीक है। आक्रमणकारियों की अगर हम बात करें तो आपका क्या बोलोगे? ईरानी। ईरानियों के बाद कौन आए थे भारत पर आक्रमण करने? यूनानी, जो सिकंदर आया था। ईरानियों में डेमेट्रियस पहले आया था। डेमेट्रियस को हराया था सिकंदर ने भारत में आने से पहले, उर्वेला वॉर जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से फिर आए हिंद यवन शासक देश में। फिर विदेशियों का क्रम बता रहा हूं मैं आपको। फिर आए शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, और इसके बाद में फिर अरबी आए। अरबियों में मोहम्मद बिन काशिम आया सन 711 में। मोहम्मद बिन काशिम आपका सिंध वाले क्षेत्र पर आपका कब्जा करके वापस चला जाता है। उसके लगभग अगर बात करें 200 वर्षों के बाद में एक आक्रमण होता है। 200 भी नहीं, 300 वर्ष कहेंगे ज़्यादा परफेक्ट होगा, 200 कुछ है। फिर आता है आपका गजनबी। तो गजनवी के बाद में आता है गोरी। तो गोरी भी यहाँ पर क्या करता है? एक थोड़े से वंश को स्थापित करने का प्रयास करता है, और उसका एक सेनापति ऐबक, वो भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। यानी ऐबक से पहले जो रहे वो लूट कर जाते रहे, लूट कर जाते रहे। तो दिल्ली सल्तनत हम बोलते हैं जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश है आपका। गुलाम वंश से लेकर के आपका जो लोधी वंश का समय है, जो लोधी डायनेस्टी थी, इसका जो पीरियड है, यानी कि सन 1206 से लेकर के और 1526 का जो पीरियड है, इसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसमें 5 वंश हुए, आप इतिहास में पढ़ेंगे, मैंने बहुत बारीकी से आपको पढ़ाया हुआ है। क्या बोलोगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरह से क्रम में ये वंश हुए थे, ठीक है। वो आप इतिहास में जान लेंगे आराम से। तो पहली पुस्तक ये दिल्ली सल्तनत के दौरान लिखी गई, तहकीक ए हिंद। किसने लिखी है? अरबरूनी ने लिखी है। किसने? अल बरूनी ने लिखी है। लिख लेना किस भाषा में लिखी है तहकीक ए हिंद? अरबी भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? अरबी भाषा में। और बच्चे इसी तहकीक ए हिंद को हम एक नाम से और जानते हैं, उसको नाम हम देते हैं किताब उल हिंद। क्या नाम देते हैं? किताब उल हिंद नाम, किताब उल हिंद। तहकीक ए हिंद को ही हम किताब उल हिंद कहते हैं।
कानून मशहूदी पुस्तक किसकी है? ये भी अलबरूनी की है। मिनहाज उस सिराज इतनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 2023 में बच्चे एसएससी के 3 एग्जाम हुए हैं। एमटीएस में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल जो आपका दिसंबर में हुआ था 2022 में, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी सीजीएल के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है। ठीक है। मिनहाज उस सिराज किस भाषा में लिखी गई है? ये भाषा आपको पता होनी चाहिए, फारसी भाषा में। तो ये गुलाम वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसी में रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया है, इसी में इल्तुतमिश के बारे में। बेसिकली तो इसमें इल्तुतमिश का आधार बनाया गया। यही मिनाज उस सिराज है जिसने इतिहास में एक स्टेटमेंट दिया था कि रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े शासकों में लिया जाता। और एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। लैला मजनू, किरान उस सादेन, खजेन उल फुतुह और तुगलकनामा, ये किसकी बुक है? ये आपका अमीर खुसरो की बुक है। अमीर खुसरो जो क्या देखता है, आपका भारत के 8 सुल्तानों के समय पर यह रहा, जिसको हम कहते हैं 8 सुल्तानों को दरबार देखा इसने, दिल्ली सुल्तानों के समक्ष ये रहा। लैला मजनू तो एक प्रेम कहानी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक अमीर बाप के बेटे की कहानी है, प्रेम कहानी। ठीक है, कैस की कहानी इसको बोलते हैं। तारीख ए फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? जियाउद्दीन बर्नी की। और बच्चे इस पुस्तक को बहुत आधार माना जाता है आपका दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए। ठीक है। फतवा ए फिरोजशाही फिरोज शाह की बुक है। ताज उल मासिरी हसन निजामी की बुक है। किताब उल रेहला ये इब्न बतूता की बुक है। इस पुस्तक की भाषा भी आपको पता होनी चाहिए। ये आप जब हिस्ट्री की क्लासेस मेरी पढ़ेंगे तो वहां ये सब का जिक्र आएगा। यहाँ आप सिर्फ नाम जान लीजिए, क्योंकि एक ही चीज को हम 4 जगह पढ़ें उसका कोई अर्थ नहीं है। इतिहास आप पढ़ेंगे वहां पर है किताबुल रेहला कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 1333 में इस पुस्तक को लिखता है, और जैसे ही पुस्तक पूर्ण होती है उसके बाद इसको 1342 में चीन का राजदूत बना करके भेज दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और उससे पहले वो उसको ये दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त करता है। तो ये सारी चीजें इतिहास में है। ठीक है, आगे। वेरी गुड, अन्नू सुतार कह रहे हैं सर, तोताए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो आगे आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो बहुत सारी बातें होती है आपको कॉलिंग टीम से जाननी चाहिए, उसके लिए कॉलिंग टीम होती है किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में। सारी चीज़ें क्लास में नहीं बताई जा सकती हैं। रियली सॉरी जो भी बच्चे लीक से हट के क्वेश्चन पूछते हैं। सर मेरे एमटीएस में 21 क्वेश्चन सही हुए हैं 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट से। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं दोस्त। और जीएस एसएससी की थोड़ी कठिन रहती है, लेकिन इस बार एमटीएस में आप देखोगे क्योंकि आरडब्ल्यूए अब स्टैटिक पर अपनी कमांड बना चुका है। स्टैटिक जीके ऐसा नहीं था कि पेपर आसान है, आप बच्चों को स्टैटिक मत पढ़ाओ इस बार भी। बच्चे 8-10 क्वेश्चन पर रह जाते हैं एमटीएस में भी। और कौन पढ़ाता है स्टैटिक? कोई भी नहीं पढ़ाता दोस्त, किसी चैनल पे कहीं नहीं पढ़ाई जाती। और अगर आप भी स्टैटिक नहीं पढ़ते तो 10 क्वेश्चन माइनस कर लो अपने स्कोर में से। और जगह के बच्चे इतना ही करके आए होंगे, वादा है, प्रॉमिस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास पढ़ना हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इस एजुकेशन जो फील्ड है इसकी सच्चाई है ये। आप पूछ लो किसी बच्चे का एमटीएस का कोर्स हो, एमटीएस के कोर्स में अगर आपको ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, इनके अलावा अगर एक सब्जेक्ट मिल जाए स्टैटिक किसी ने पढ़ाया हो, और स्टैटिक से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आगे आएंगे, आगे आएंगे नेक्स्ट। कोई दिक्कत? सर फैजी इनके भाई थे। नहीं, फैजी किसके भाई थे? फैजी अभी कहाँ आ गया? अबुल फजल के भाई है फैजी। आगे आएंगे। मुगल कालीन पुस्तकें। अब मुगल काल कब से शुरू हुआ? जब बच्चे लोधी वंश का अंतिम शासक था, आप इतिहास में पढ़ेंगे, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। और मुगल वंश कब से कब तक रहा? 1526 से शुरू होकर के 1857 तक रहा। बस ये बीच में डिस्टर्ब रहा है।
बीच में 15 वर्षों के लिए डिस्टर्ब रहा। बीच के 15 वर्ष, क्योंकि वो कौन से 15 वर्ष थे? वो थे 1540 से 55। क्योंकि एक अफगान होगा, आपका, जिनको बोलते शेर, क्या बोलते हैं हम, शेर खान, शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, और हुमायूं भाग करके अपनी जिंदगी गुजारता है, और बड़े स्ट्रेटजिकल तरीके से गद्दी, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है सूरी वंश। तो ये 15 वर्ष डिस्टर्ब रहे हैं। बाकी तो अगर ये 15 वर्ष हम माइनस कर दें, 331 वर्ष बैठते हैं, 331 वर्षों में से हम 15 वर्ष ये घटा दें, तो कुल मिलाकर के मुगलों का शासन देश में 316 वर्ष रहा। ठीक है, ये यहाँ करने की बातें नहीं है स्टैटिक जीके में जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। अब वो क्लासेस कर रहे होंगे तो उन बच्चों को पता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इस दौरान लिखी गई पुस्तकें, बाबर ने बाबरनामा लिखी, तो जो कि बाबरी बहुत पूछी जाती है, क्योंकि बाबर चगताई बच्चे ट्राइब से संबंध रखता था, चगताई जनजाति से संबंध रखता था। तो चगताइयों की जो भाषा थी उसको हम बोलते थे चगताई तुर्क। क्या बोलेंगे? चगताई तुर्क। चगताई तुर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। चगताई तुर्क लैंग्वेज में इसको, चगताई तुर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ठीक है, दीवार पुस्तक किसकी है? बाबर की है। खते बाबरी और मुवैयान, आप शायद एक पुस्तक के बारे में जानते होंगे, बाबरनामा। ये एसएससी पूछ चुका है, दीवार पुस्तक को भी पूछ चुकी है और मुवैयान पुस्तक को भी पूछ चुकी थे। ठीक है, हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसकी चचेरी बहन थी, इस पुस्तक को इसने लिखा, हुमायूं नामा को। और मुगल काल की जो पुस्तकें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको हम छोड़ दे चगताई तुर्क को, तो मैक्स ज्यादातर क्या, सभी किताबें फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई हैं? सभी फारसी भाषा में। क्योंकि मुगलों की बच्चे जो राजभाषा थी ना, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो इनकी दरबार की भाषा थी, वो भी फारसी ही थी, इसीलिए फारसी में लिखा गया। ठीक है सर, ऑप्शन में तुर्की हो तो? केशव मिश्रा जी, ऐसे दिमाग लगाने को क्यों करते हो आप प्रयास? कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो उसका क्या मतलब? मैंने आपको बताया इस किताब की भाषा चगताई तुर्क है। ठीक है, यानी तुर्क के दौरान चगताई जनजाति मैंने आपको बताई है, और तुर्क क्षेत्र तो तुर्की। तो तुर्की लिख देगा तो सीधी सी बात है, तुर्की हमको चुनना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसका ये हो इसका ये हो, तो कुछ भी संभव है, ऐसे तो आ सकता है। तारीख ए शेर शाही, हुमायूं नामा की भाषा आप लिख सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता हो, कि फारसी भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में दोस्त? फारसी लैंग्वेज में। आगे आएंगे। तारीख ए शेर शाही, अब्बास खां सरवानी। क्योंकि देखो, ये शेर शाह कौन है? शेर शाह सूरी ने हराया हुमायूं को, और हुमायूं का बेटा है अकबर। अकबर को जब पता चला कि उसके बाप को भागने पर मजबूर कर दिया एक स्थानीय शासक ने, तो उसने बोला मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। तो अकबर के कहने पर यह किताब लिखी गई, अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, तारीख ए शेर शाही। अकबरनामा, ये अकबर के समय पर ही अबुल फजल, अकबर के एक रतन थे 9 रत्नों में से, उन्होंने लिखा है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। मोहित कुमार जी, बहुत सारा प्यार भाई। यहाँ एक बात नोट करना, पहले ये नोट कर लें तब लिखेंगे, क्योंकि अकबरनामा के बच्चे भाग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं बच्चे, हिस्ट्री अपलोड है, मनीष कुमार सिंह, मैं हिस्ट्री की क्लास नहीं लूंगा। हिस्ट्री की आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दी गई हैं। आप अपना एक टाइम टेबल बना के एक ग्रेजुएट छात्र की तरह उसको बांट लें, कितनी वीडियोज हैं, कितनी वीडियोज में कर सकता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। रिशु त्रिवेदी जी को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि इनका कमेंट ना आ पाए। सर वोकाबुलरी याद नहीं हो पा रही है, सजेशन दीजिए। ये स्टैटिक जीके की क्लास में इंग्लिश का सजेशन चाह रहे हैं। कैसे तुम बोल सकते हो यार, ये याद नहीं होता वो याद नहीं होता है? बात नहीं करते खुद से? तब याद हो सकता है। आप ही जैसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, आप ही की जैसी व्यवस्थाएं उनके पास है, वही टीचर हैं, वही क्लासेस हैं। बोलते ना, एक ही वही किताब होती है 10th। चलो आपके पास तो सोर्स अलग हो सकते हैं, आपको टीचर अच्छा मिल जाएगा,
लेकिन जब एक क्लास होती है ना दोस्त, मान के चलो आपकी 10th की 12th की क्लास रही हो, वहाँ तो किताबें भी सेम होती थी, बोर्ड का सिलेबस भी सेम होता था, टीचर भी सेम होते थे, तब भी कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट आता था, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी होता था। तो आप ही में से बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं। और मैंने कहा ना, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। खुद से शिकायत कर रहे हो यार कि वोकेबुलरी याद नहीं होती, तो मतलब इसका मतलब तुमको खुद से ही शिकायत है, तो कैसे ही सफल होगे? तो पहले शिकायत मत करो। ओके, खुद से भरोसा रखो, सब कुछ होगा, मेहनत करोगे। तो बच्चे ये देखना, लिखना अकबरनामा जो पुस्तक है, जो अकबरनामा है, ये 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अकबरनामा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज, जो पहला पार्ट है वो बताता है अकबर के पूर्वजों के बारे में। किसके बारे में बताया गया? यानी एंसेक्टर्स ऑफ अकबर, अकबर के पूर्वज, मतलब दादा, पिता, पूर्वज। और अकबर का जो, सॉरी, अकबर का जो आरंभिक जीवन था, द इनिशियल लाइफ ऑफ अकबर, या इनिशियल स्टेज ऑफ अकबर्स लाइफ। अकबर का आरंभिक जीवन, अकबर का आरंभिक जीवन, शुरुआती जिंदगी, जो बचपन के दिन है। जो बच्चे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसमें क्या बताया गया है? अकबर के शासनकाल का घटनाक्रम, अकबर के शासनकाल का घटनाक्रम, द इंसिडेंट्स ऑफ अकबर्स पीरियड। यानी अकबर शासक रहा 1556 से 1605। इसने, अकबर ने जो भी ट्रीटीज की, जो भी उसने आपका जीता, जो उसने वॉर किए, जो उसने आपका एक्सपेडिशन किए यानी अभियान किए, उन सब के बारे में है क्या? सेकंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है, जो आपका इसका तीसरा भाग है, तीसरा भाग याद रख लेना, तीसरे भाग को इसे आईने अकबरी कहा जाता है। आईने, आइन है वैसे तो, लिख सकते हैं आईने भी, आईने अकबरी कहते हैं इसे, आईने अकबरी कहते हैं। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज आईने अकबरी। ठीक है, और याद रख लेना, इसमें प्रशासन अकबर का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इट टेल्स अबाउट दैट द, टेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, राजस्व, फील्ड्स एंड एरियाज। इट टेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एंड एरियाज ऑफ अकबर। और यहाँ पर याद रख लेंगे, अकबरनामा का अंग्रेजी ट्रांसलेशन, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अकबरनामा इज डन बाई, या ट्रांसलेटेड बाई, अनुवाद हेनरी बेवरीज ने किया। हेनरी बेवरीज के द्वारा किया गया, हेनरी बेवरीज ने किया। ये लिखेंगे भैया, और तब आगे बढ़ेंगे। आगे आएंगे, बोलेंगे भाई, बहुत शानदार। अरुण सक्सेना जी, माता जी के चरण स्पर्श, प्यारे दोस्त। यस शर्मा, ये आप इतिहास की क्लास में जानेंगे अकबर कैसे लड़ा था, कैसे नहीं लड़ा था। अच्छा, आप ये चाहते इतिहास की सारी चीज़ें मैं यहाँ भी बताऊँ और वो इतिहास की क्लास वहाँ ऐसे ही रहने दें? सर, आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है? प्रियांशी वर्मा जी कह रही हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आज तुम्हारे मन में सारे डाउट मैं तुम्हें सारे सॉल्व करने लग जाऊँ है।
देखो ऐसा होता है, हमने किसी चीज को शुरू किया, जैसे आपने मन बनाया कि आप तैयारी शुरू करोगे, ये आरंभ है। आरंभ यानी शुरू कर दिया, लेकिन आप रुक गए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो अब रुक चुके हो आप, यानी जो आरंभ आपने किया था वो रुक चुका है। फिर से आरंभ करना, पुनः आरंभ करना, ये प्रारंभ कहलाता है। फिर से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, अगेन स्टार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभ। ठीक है, आगे चलेंगे जी। आईने अकबरी, मैंने बोला ये तीसरा पार्ट है, तो जाहिर सी बात है अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया होगा। ठीक है। फुतुहात ए आलमगीरी फुतुहात ए आलमगीरी, सोनू गुजर बरेली कह रहे हैं सर, उसकी ट्रिक नहीं बताई। ट्रिक क्या है? गुल खिले तुम सनम लो। अबे यार, ये ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ये ट्रिक नहीं पढ़ते। ट्रिक इतनी याद कर ली बहुत है स्टैटिक में, इसमें क्या ट्रिक याद करनी है? गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी। मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ कि आपकी इन फ्यूचर आप यहाँ से प्रमोट हों, सीजीएल से आगे भी आप जाएं, पीसीएस आप जाएं, यूपीएससी आप जाएं। आप, हर किसी के अंदर बराबर पोटेंशियल होता है, आप जा सकते हैं। आप ही में से छात्र जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो तुम ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉलो मत करना, गुल खिले तो सनम लाओ जैसे मारे जाओगे। स्कैन टेक्निक इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा है, कोई आवश्यकता नहीं है। आईने अकबरी, फतुहात ए आलमगीरी, ईश्वरदास नागर। मुंतखब उद तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी की, अकबर के समय की रचना है। जहांगीरनामा, जहांगीर की। चार चमन पुस्तक एसएससी ने बहुत पूछी है, उम्मीद करता हूँ इस बार आपकी परीक्षा में आएगी। चार चमन पुस्तक, और जब मैं उम्मीद करता हूँ ना क्वेश्चन की, तो पता नहीं आ जाता है क्यों, इनर विल्ट ऐसा लगता है मुझे आएगा ये। चार चमन पुस्तक चंद्रभान की है, और ये शाहजहां के शासनकाल की। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि आपका मुगल काल के दौरान लिखी गई पुस्तक चार चमन किस शासक के शासनकाल के बारे में बताती है? तो शाहजहां के बारे में बताती है, चंद्रभान ब्राह्मण ने इसको लिखा था। मजम उल बहरीन और सीर अकबर, दारा शिकोह। पढ़ना आप, उसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा दारा शिकोह, मतलब गद्दी पे दारा सिकोह को बैठना था शाहजहां के बाद में, लेकिन औरंगजेब ने इससे गद्दी छीन ली। लेकिन इसको जो हिंदू धार्मिक शास्त्र थे उसमें बहुत रुचि थी दारा सिकोह को। तो जो उपनिषद हैं, 52 उपनिषदों को इसने ट्रांसलेशन किया फारसी में, कि ये उपनिषदों में इतना अच्छा ज्ञान है जो फारस या अरबियों को भी पढ़ना चाहिए, ये दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए, लेकिन वो लोग हिंदी या संस्कृत में नहीं पढ़ सकते थे। तो इसीलिए इसने ये उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया है सीर ए अकबर नाम से। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आगे आगे, बहुत बढ़िया। रोशन सिंह कह रहे सर इतने सारे क्लासेस हैं। नहीं बच्चे, वो आपको मैनेजमेंट करना होगा क्लासेस के बारे में। क्लासेस एकदम ठीक हैं, अच्छे बच्चे सारे सेटिस्फाई हैं क्लास से, मेहनत करते हैं। वो मैनेजमेंट आप अपना बनाइए, एटलीस्ट आपको मैनेजमेंट अपना बनाना आना चाहिए। हर अच्छे छात्र को अपना मैनेजमेंट बनाना चाहिए। क्लासेस से कभी परेशान नहीं होना है। और आपको लगता है कि कम क्लासेस में आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई 2 4 क्लास ही चलें, 2 क्लास और मैं सिलेक्शन ले लूँगा, नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नहाओ खाओ और सो, नहाओ खाओ सो, और बाकी इस टाइम को रिजर्व कर लो। सोने के घंटे जैसे आपको बताया जाता है, कोई कहता है दिन में पढ़ो रात को पढ़ो, ये सब प्रिंसिपल्स काम नहीं करते हैं। हाँ, रात को सोना दिन के सोने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है अगर तुलना करें तो। लेकिन आप सोएं कितने घंटे, जैसे कोई बोलेगा 6 घंटे, कोई 5 घंटे, ये बच्चे अलग अलग आपकी फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। आप फिट एंड हेल्दी हैं, आप अगर योगाभ्यास करते हैं, या आप ध्यान लगाते हैं 10 5 मिनट 15 मिनट, या आप 10 15 मिनट योगा करते हैं, या आप 10 15 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो एनफ है आपके लिए। ठीक है, 5 साढ़े 5 घंटे की नींद भी एनफ है, आप लेट कर पढ़ सकते हैं, वो आराम भी नींद में ही काउंट होता है। कभी आप 7 घंटे सो जाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कभी 5 सो जाओ, बाकी तो पढ़ो ना आगे आएंगे, नेक्स्ट। स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें।
यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम चला देश में तो उस दौरान की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका वो मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1875 में ही इन्होंने बुक लिखी थी। 1875 में 1875 में हिंदी में लिखी, क्या बोलोगे? 1875 में हिंदी में लिखी, ये पहला संस्करण था इसका। याद रख लेना, इसका सेकंड एडिशन, जो थोड़ी बहुत प्रिंटिंग एरर्स वगैरह इसमें रह गई थी, तो सेकंड एडिशन इसका ये भी पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश एक चर्चित पुस्तक है भारत की, क्योंकि बच्चे दरअसल में देश में चला क्या। 1875 का पीरियड आप समझ सकते हैं, ये गुलामी का पीरियड था, भारत स्वाधीन नहीं था। तो जो कन्वर्जन है, जो आपका अगर बात करते हैं हम कि धर्मांतरण है, वो एक बहुत बड़े स्तर पर हुआ। सत्यार्थ प्रकाश जैसे मैंने पढ़ा तो आप जानेंगे उसके बारे में। तो वो समय की स्थितियों के बारे में है कि जब लगभग बोलते हैं कि प्रतिदिन लगभग 150 हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था और लगभग लगभग आपका 70 व्यक्ति रोज जो ईसाइयत में कन्वर्ट किए जा रहे थे, हिंदू लोग। तो उसके लिए पुस्तक को लिखा है दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि ईसाइयों ने तो ये मतलब सारी हदें पार कर दी। उन्होंने भारतीयों को ऐसे पुस्तकें या ऐसा प्रिंट में बहुत सारी चीज़ें करवाई कि कृष्ण भगवान को नीचे दिखाया जाए, तो रंगीला कृष्ण नाम से ऐसे किताबें लिख दी, ठीक है। और इतनी गंदी नाम से भी किताबें लिख दी, सीता का छिनाला, ऐसी ये नाम से किताबें देश में सर्कुलेट हुई। तो तब वो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करने के लिए तब दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा। आप भी पढ़ना कभी, बहुत शानदार पुस्तक है। गीतांजलि गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं और इनकी अदर बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे आएंगे। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रेबर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, चोखेर वाली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रियांशी वर्मा कह रही है सर आपने द केरला स्टोरी देखी? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी। मैं ये कहता हूँ कि वो उन सबको देखना चाहिए जो उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, और शायद मैं वहाँ की एक एक स्थिति से अवेयर हूँ, वो मैं जानता हूँ। जो एक मूवी में दिखाया गया होगा उससे कहीं ज़्यादा उसके बारे में मैंने जाना है। तो जिन जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, चौखेर वाली, सिपाही म्यूटिनी, आरसी मजूमदार, इंपोर्टेंट बुक है। दरअसल में 1857 का संग्राम हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ एक सबसे बड़ा संघर्ष था। उस समय बच्चे देश में हिंदू मुसलमान का बीज नहीं था। 1857 के संग्राम में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े और अंग्रेजी शासन को हिला दिया। मतलब एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, फिर भी अंग्रेजों को हिला दिया क्योंकि हिंदू और मुसलमान साथ थे। तब ये सांप्रदायिक चीजें नहीं थी। ये सांप्रदायिक चीजें कब से आनी शुरू हुई, ये हिंदू मुसलमान कब से आना शुरू हुआ? तो हिंदू मुसलमान आना शुरू हुआ आपका जब भारत आजाद होने वाला था उससे पहले। यानी बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने इसीलिए किया कि भारतीयों को हिंदू और मुसलमानों में बांट सके, और वो कामयाब भी हुए, आज तक वो चलता है। हिंदू मुसलमान बांटा, अब भारत पाकिस्तान बांटा। आप अगर ये पढ़ोगे कभी, बहुत आप रिसर्च करोगे कि जो बांटा गया था भारत और पाकिस्तान को हिंदू और मुसलमान के लिए, क्या उसका कोई फायदा किसी हिंदू को हुआ या किसी मुसलमान को हुआ सच में? तो वो रिसर्च आप करेंगे, आप पाएंगे शून्य रिजल्ट उसके मिलते हैं कि अफरा तफरी में जो जून 1948 में देश आजाद होना था, उसको इतनी जल्दी आजाद किया गया 15 अगस्त 1947 में। यानी कि अगर हम बात करें 4 और 10 महीने पहले जो हड़बड़ी की गई, क्योंकि उस समय के नेताओं को इतनी हड़बड़ी थी क्योंकि वो बूढ़े नेता हो रहे थे। बूढ़े नेता, जिन्ना बहुत जल्दी थी, बूढ़ा आदमी 71 साल,
वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो रहे थे, नेहरू जी खुद 60 साल के हो चुके थे, वल्लभ भाई पटेल 70 साल के लगभग हो चुके थे। तो ये 1857 का जो संग्राम है, इसने अंग्रेजी शासन को जब हिला दिया, तो क्या बोला ब्रिटिशियर सरकार ने उस समय की कि इसके ऊपर एक इतिहास लिखा जाए और उसको मॉडिफाइड किया जाए, ताकि लोगों में ये मैसेज ना पहुंचे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ थे। तो आरसी मजूमदार को अपॉइंट किया गया, लेकिन आरसी मजूमदार ने झूठ लिखने से मना कर दिया। इन लोगों को बोलते लेखक। ये शानदार लोग हैं जो झूठ ना लिखे। तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1857 के संग्राम का 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार कौन है? तो ये जिम्मेदारी फिर इनको दी गई थी, और सरकारी इतिहासकार थे इसके कौन? डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन। ठीक है। फिर इन्होंने तो बेचारे ने, आरसी मजूमदार ने जो लिखा, वो तो 110 साल बाद पब्लिश हो पाया, 1957 में पब्लिश हो पाया जो इन्होंने लिखा। ठीक है, आगे आएंगे। हाँ, आरसी मजूमदार, संकेत कुमार जी कह रहे सर एक इतिहासकार है। बिल्कुल इतिहासकार है, तभी तो पुस्तक लिख रहे हैं इतिहास की। बहुत ठीक। आगे चलें। ए नेशन इज मेकिंग। और बच्चे, जो कोई लिखता है ना, हमेशा कभी आप किसी पुस्तक को आधार मत मानना। आप रिसर्च करना अपनी, कभी भी किसी मुद्दे पर पहुंचने से पहले। ऐसा नहीं कि कहीं आपने पढ़ लिया कि गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तो जो नाथुराम गोडसे के पक्ष के लेखक हैं वो उनको सही ठहराएंगे और वो बताएंगे। एक पक्ष ऐसा होगा जो बताएगा कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कैसे लोग थे और गांधी जी क्यों मारा, तो वो गांधी जी वाले पक्ष को ठीक ठहराएंगे। तो लेखक का भी अपना एक पक्ष होता है। लेखक, आपको कैसे पता चले कौन सा निष्पक्ष है? तो इसमें किसी एक टॉपिक पे जब आप काफी पढ़ेंगे, तब आपको ये ज्ञान हो पाएगा कि किस लेखक का पक्ष क्या था। बहुत सारे पुस्तकों में निराधार बातें, ऐसी एजम्पशंस लिख दिए गए हैं मान के, क्योंकि किसी भी इतिहास की सार्थकता पता चलती है बच्चे आने वाले समय में, 20, 30, 40 सालों के बाद में। जैसे कांग्रेस के बहुत सारे चिट्ठे आज चलते हैं। नटवर सिंह ने एक किताब लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, क्योंकि वो आपका नेहरू जी के साथ भी रहे, इंदिरा गांधी के साथ भी रहे, सोनिया गांधी के साथ भी रहे, तो उनको पता था सब कुछ, तो लिख दिया सब कुछ। तो कोई भी इतिहास एक समय के बाद ही निकल के आ पाता है। आगे देखेंगे। ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर बहुत चर्चित चेहरा है देश का, विवादित चेहरा भी है। विवादित इसलिए हैं क्योंकि जब ये आपका अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, जैक्सन आदि की हत्या के मामले में जब इनको काले पानी की सजा हुई, तो इन्होंने माफीनामा लिखा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कभी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो एक तो उसके लिए मांगते हैं लोग कि एक तो इन्होंने अंग्रेजी सरकार से माफी मांगी, और लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इनको पेंशन थी, अकेले पेंशनर थे। लोग ये भी कहते हैं कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे। तीसरा जो पक्ष आता है, गांधी जी की हत्या जब हुई तो उसमें हालांकि बाद में इनको क्लीन चिट दी गई उस मामले में। ठीक है। तो 1966 तक का इनका जीवन बड़ा विवादित रहा, गांधी जी की हत्या के मामले में इनका नाम आया। लेकिन देश का एक पक्ष ऐसा है जो इनको राष्ट्रभक्त मानता है। एक पक्ष तो ये हो गया जिसके नेगेटिव इमेज। एक पक्ष मानता है कि जो आरएसएस वाला पक्ष है, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक रहे, उसके बाद में जो मुख्य कमांड रही, और वीडी सावरकर और नाथुराम गोडसे लगभग इन्हीं के सचिव रहे। एक पक्ष सही ठहराता है उनकी गतिविधियों की, गांधी जी के जो एक्शंस थे ये गलत एक्शंस थे, उन्हीं का बदला नाथुराम गोडसे ने लिया। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, यंग इंडिया, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी लिखे हुए हैं। देखो, यंग इंडिया में कभी कंफ्यूज नहीं होना। यंग इंडिया से नाम लाला लाजपत राय का भी आता है। अगर विकल्प कभी मोहनदास करमचंद गांधी ना मिलके लाला लाजपत राय रहे, तो आप लिखना लाला लाजपत राय।
क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बारे में मैंने इतिहास में बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उन्होंने बताया, लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में, कि ये अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया एक संगठन है जो उनके लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। यंग इंडिया। की टू हेल्थ, जिसको स्वास्थ्य की कुंजी बोलते हैं, स्वास्थ्य की कुंजी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में तो गांधी जी के एक सचिव थे, महादेव देसाई, उन्होंने इसको लिखा था। लिख लेना बच्चे ये भी बात जरूर, कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में। ठीक है। माई लाइफ माई मैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत चार, लगभग 300 से 400 के करीब किताबें हैं जो हमको पढ़नी है। अरे अभी तो बहुत बुक्स है अभी तो मॉडर्न बुक्स पर जाएंगे। लेकिन ये याद रख लेना, जो आप बुक्स पढ़ते जा रहे हैं तो पिछली किताबें आपको याद होनी चाहिए। कहानी पटेल बच्चे मूर्खता का काम क्यों कर रहे हैं? न करो प्लीज। आरंभ और प्रारंभ में अंतर पूछ लिया तो वो एक अंतर लेके आए हैं, सर गुरु और टीचर में क्या अंतर है? हमें सब पूरे जीवन ही पागल रहोगे? एक अवस्था होती है उस तक ही थोड़ा पागलपन ठीक है, फिर ठीक हो जाना चाहिए। आगे आगे। पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज। देखो एसएससी की विशेषता सुनो, गांधी जी ने किताब लिखी थी हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज को हिंद स्वराज नहीं देता, उसको देता है किताब को इंडियन होम रूल के नाम से। इंडिया हिंद को कर दिया उसने एसएससी ने, और स्वराज गृह शासन को कर दिया होम रूल। अब इसमें विकल्प दे देता है एनी बेसेंट, तो बच्चे देखते हैं इंडियन होम रूल, अच्छा एनी बेसेंट, कभी तिलक ऑप्शन दे दिया। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है ताकि गलत कर दे। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दरअसल में एक पुस्तक है जिसमें दादा भाई नेहरू जी ने ये बताया कि अंग्रेज, मतलब ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी, कि अंग्रेज हमारे देश से पैसे को बाहर कैसे ले जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, क्या बोलोगे? न्यू इंडिया एनी बेसेंट। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये पीसी रॉय। पाथेर दाबी पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर। सोवियत एशिया, ये पंडित नेहरू की बुक है। फटाफट से लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू देवेश, बहुत सारा थैंक यू। माई लाइफ माई म्यूजिक, लाडला प्रजापति, बहुत शानदार रविशंकर की है। माई लाइफ माई मिशन, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए, लाडला प्रजापति ने एक पुस्तक लिखी है माई लाइफ माई मिशन। ये माई लाइफ वाली जितनी किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ माई मिशन, ये स्वामी रामदेव की बुक है बच्चे। और मैंने आपको बताई थी माई लाइफ माई म्यूजिक, जरा बताएं किसकी है? सबका आंसर आना चाहिए, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर की। बहुत बढ़िया देवेश जी, बहुत स्वागत है दोस्त। आगे चलेंगे। अंकित कुमार यादव जी, लव यू। आगे आएंगे। विदर इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आंखें बंद करके सोचो, चौखेर वाली मैंने आपको बताई थी इनकी, गोरा, गीतांजलि, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है। लेटर्स फ्रॉम रशिया, रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत पूछी जाती है, अबुल कलाम आजाद। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइंस रोल। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये वही करजन है जिसने भारत को बांटा, यानी कि बंगाल को बांटा, और जिस काम को ये करना चाहते थे, भारत में हिंदू मुसलमान वाली भावना को जन्म देना, उसमें ये कामयाब हुए थे। ठीक है। अभिषेक पांडे जी कह रहे सर मैं पीडीएफ से लिख लेता हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सूटेबल है ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। लिखेंगे फटाफट से।
ऐसा तो नहीं लिखते हो सजा सजा के एक एक अक्षर, ले, ए, टे, रे, से। आर प्रिंस एकदम सही उत्तर है आपका दोस्त। इतने कार्टून कार्टून बच्चों के इसमें लिखे रहते हैं ना मैसेज। मतलब ऐसे नहीं है कि आंसर देने का मन करता है लेकिन नहीं दे पाते बहुत सारे। कुछ कार्टून बच्चे होते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि ये बच्चे कब मैच्योर होंगे। और बगैर मैच्योर हुए सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्त, ये भी बात तय है। वो होना पड़ेगा, तुमको सिलेक्शन लेना है तो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। चलिए आगे। गांधी वर्सेस लेनिन किसकी बुक है? ऐसे डागे की बुक है। वह है सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण की बुक है। अभी तो किताबों में हमको क्रिकेट की किताबें पढ़नी है, फेमस पर्सनालिटीज की किताबें पढ़नी है, जो सेलिब्रिटीज है उनकी किताबें पढ़नी है हमको, है ना? ठीक है। वाय सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण की। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत मजबूत नेता रहे, जनसंघ के नेता रहे। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा। हम ना के बराबर जानते हैं इनके बारे में। दरअसल में ये भगत सिंह जी के साथी थे। और अगर आप देखोगे ना, इनका जो काम है इतिहास में वो बहुत शानदार है। मैं जिक्र करूंगा इनका हिस्ट्री पढ़ाते समय, और उन चीज़ों को मैंने बहुत उजागर किया है जो छुपा हुआ है। भगवती चरण वोहरा, मतलब अंग्रेजी सरकार इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। एक बॉम्ब के मतलब प्रयास में ही, बॉम्ब बनाते थे, बॉम्ब बनाना सिखाते थे क्रांतिकारियों को, बॉम्ब फटने से ही इनकी मौत हुई। इनकी वाइफ थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे क्रांतिकारी। तो उनके उनको इतना मतलब लज्जित किया गया, क्योंकि इनके घर कोई ना कोई आता जाता रहता था। तो उनके चरित्र पर सवाल उठा दिया लोगों ने उस समय कि ये दुर्गा नाम की जो औरत है, इसका ये चरित्रहीन है। ये ऐसे नहीं है, ये अमीर लोग थे, लेकिन इन्होंने अपना सारा पैसा, घर, सब कुछ, लाखों रुपए का उस समय बैंक बैलेंस इनके पास था, वो सब इन्होंने क्रांतिकारियों की सेवा के नाम किया। और जो दुर्गा भाभी है वो पूरे देश में, क्योंकि कुछ ये लोग तो चिन्हित लोग थे, इनको तो अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, ये पूरे देश में पिस्टल, कहीं राइफल, कहीं बम की जरूरत है पहुंचाती थी। गण देवता तारा शंकर बंदोपाध्याय। इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी है? ये हंटर की है। आगे आएंगे। इंपोर्टेंट बुक है द इंडियन स्ट्रगल। एसएससी बहुत पूछती है, पिछले 4-5 सालों में कई बार पूछा है। चलो नेक्स्ट है लाडला प्रजापति, और मेरे सेलिब्रिटी आप हो भाई। तो ये हमारा सेम सेम है। सर बैच बंद होने नहीं बच्चे, बैच 1 साल तक रहेगा पूरा। पूरा 1 साल रहेगा जब से आपने इसको परचेज किया है। इंडियन मतलब परीक्षा होने के वो 1 साल, मतलब पूरा उसकी 1 साल की वैलिडिटी है, एग्जाम हो ना हो। इंडिया इन ट्रांजिशन, मोहम्मद क्या बोलोगे आपका? एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय थे। गीता रहस्य, ये मांडले जेल में लिखी गई थी जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था। और आर्कटिक होम इन वेदाज, इंपोर्टेंट पुस्तक है। राइज ऑफ द मराठा पावर, एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गांधी जी के गुरु के गुरु, गांधी जी गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु उनके आपका रायचंद्र थे। राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर, और उनके भी पॉलिटिकल टीचर हैं महादेव गोविंद रानाडे। राइज ऑफ द मराठा पावर, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं इस पुस्तक को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के बारे में, भारत की प्यारे बच्चे जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके बारे में जानने के लिए बहुत शानदार पुस्तक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई की है। प्रियांशी वर्मा, आपकी बुक कब तक आएगी गुरुजी? 24 नवंबर रिलीज होगी बच्चे, 24 नवंबर। लिख रहा हूँ मैं उसे। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई की है। मेघनाथ देसाई की। आगे आएंगे।
नोट करेंगे। द लाइफ डिवाइन और सावित्री पुस्तक अरविंद घोष की हैं, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ करके ऋषि बन गए थे। लेटर्स ऑन योगा, एसेज ऑन गीता, द मदर्स और फ्यूचर पोएट्री, जिसमें बच्चे एसेज ऑन गीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेटर्स ऑन योगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में द लाइफ डिवाइन तो इंपॉर्टेंट है ही। 24 नवंबर ही क्यों सर? क्योंकि 24 नवंबर को मेरा जन्मदिन है उस दिन। सर इतना सफिशियंट है सर? खुद से कितना एफर्ट लगाया? खुद से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है प्रियंका बच्चू। प्रॉमिस टू यू, आपको खुद से कुछ एफर्ट नहीं लगाना, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। प्रैक्टिस सेशन आएगा, मैंने 3 बजे का बोला कि आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है लाइव ज्वाइन करो, कभी भी मतलब आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, लाइव देखें। आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। आज तक तो किसी बच्चे को नहीं पड़ी है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है। आपको कहीं कोई एफर्ट नहीं लगाना, प्रॉमिस। बुद्धा और कार्ल मार्क्स बुक किसकी है? भीमराव अम्बेडकर जी की। ऐसा नहीं है इनकी और पुस्तकें नहीं आएंगी, अभी आएंगी। जैसे मूक नायक बुक जो है आपका, ये सब आएंगी। वन लाइफ इज नॉट एनफ, ये नटवर सिंह की बुक है। ठीक है, ये हम चल रहे हैं टाइम पे, जो एक टाइम पे पुस्तकें लिखी गई हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ ये कांग्रेस को उजागर करती पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, जिसको कई बार अनहैप्पी का मतलब दुखी भारत के नाम से भी पूछा है। ठीक है, दुखी भारत के नाम से लिख लेंगे, और थम्स अप कर दिया करो, लिख के बता दिया करो कि भैया हाँ ठीक है। अभी से हैप्पी बर्थडे का क्या मतलब है? ठीक है, बिल्कुल। मानसी टायर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अच्छे से पढ़ते रहे हैं, बस एक संयम के साथ में, चिंता ना करें कभी भी, मेहनत करते रहो। हाँ कुसुम। चलें जी, नेक्स्ट है बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल हैं। भारतीय गृह शासन, ये मैं अभी मत, ये मत लिखना, अभी बता दिया मैंने आपको, इंडियन होम रूल नाम से पूछी जाती है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित नेहरू की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। और नेशन वॉइस, ये राधा कृष्णन की है। चलो भाई, आराम से नोट करेंगे। बंदी जीवन, और हमेशा कैसे याद करना है? किताब को लेफ्ट पे लिखो, राइटर को राइट पे लिखो आप अपनी कॉपी में हमेशा, और ऐसे हाथ रख के बोला करो। ठीक है? ठीक है अरुण। चलो, एक दो स्लाइड और लिखेंगे बस, फिर लास्ट करेंगे। बंदी जीवन एक आपके क्रांतिकारी हैं, सचिंद्र सान्याल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। ग्लिम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। और नेशन वॉइस, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, इसको टाइम दिया करो सब्जेक्ट को। आप देख रहे हो ना कितना क्वेश्चन आते हैं इससे, कितना रेशियो बनता है। द बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स, मतलब बंच बोलते हैं ना गुच्छे को, बहुत सारे पत्र इकट्ठे एक साथ में ग्रुप में। नेहरू जी ने जो इंदिरा गांधी जी के नाम पत्र लिखे वो हैं ये। द बंच ऑफ द उनको बोलते हैं हम लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर, वो भी कहते हैं। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ, चेतन भगत की बुक है। 400 डेज, 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड, यही पुस्तकें याद रखनी है। एक और याद कर सकते हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें इनकी। रिवॉल्यूशन 2020, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है। द गर्ल इन द रूम, ये वो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 400 डेज। थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पर एक मूवी बनी है, आपने देखी हो, अ, सुशांत राजपूत थे इसमें, काय पोचे। तो बहुत सारी मूवी बनी है इनके, नोवेल बहुत चर्चित रहते हैं। काय पोचे मूवी इस पर बनी है। जैसे 5 पॉइंट समवन है, इसमें हर स्टूडेंट ने देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी, वो इस नोवेल से बनाई गई है।
5 पॉइंट समवन से। ठीक है, हमेशा आशीर्वाद है ऋतिक, बहुत अच्छा करके आए। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी है? खुशवंत राजन की है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, प्रतीक मौर्य। लिखेंगे आराम से, इसमें यार लिख लेंगे बच्चे। ठीक है मोनिका, वेरी गुड। बात नहीं बनानी है वहाँ, चुगली वाली लड़की मत बनना तुम। अच्छे स्टूडेंट बनना, बहुत बढ़िया है, ग्रुप स्टडी अच्छी होती है। आप गर्लफ्रेंड पर ध्यान है सबका। तो अपनी मानसिकता से गुजरोगे नहीं है। आएंगे। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड, यहाँ पर लास्ट करेंगे, आज की क्लास को नोट करेंगे। द गाइड किसने लिखा है? आर के नारायण ने। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। परसों के ही एमटीएस के सेट में पूछी गई, मालगुडी डेज, माई डेज, पहले से पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि एमटीएस में पूछी गई इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब एमटीएस के लिए इसको पढ़ा है तब भी मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। द डार्क रूम, माई इंग्लिश टीचर, और वेटिंग फॉर द महात्मा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की एक किताब है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ऐसी वेटिंग फॉर द महात्मा किसकी है? आर के नारायण की। और द गाइड है, देवानंद ने एक मूवी बनाई है इसके ऊपर, गाइड नाम से ही मूवी है, देखना कभी, अच्छी मूवी है, पुरानी है बहुत पर। पैक्स इंडिका, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा मतलब युग, युग, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की बुक है, यहाँ कभी कंफ्यूज ना हो। एन एरिया, ये क्षेत्र है, वो युग की बात कर रहा है, यहाँ एरिया है, एरा और एरिया में बहुत अंतर है। ये वी एस नौपॉल नहीं, वी एस नायपॉल, कभी कभी हो जाता है एरर। वी एस नायपॉल। गोल्डन गर्ल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा, ये किसने लिखी है? लोकेश शर्मा ने लिखी है। सिटीजन एंड सोसाइटी, ये देश के उपराष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी ने लिखी है। गोल्डन गर्ल को इंपोर्टेंट चुनना बच्चे, तो ये मत बोल देना कि पीटी उषा ने लिखी है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहते हैं, और लिखी किसने है? पीटी उषा जानते हो, पिरुवल्लिकांति टेक परमेल उषा, पूरा नाम है इनका। ये किसने लिखी है? लोकेश शर्मा ने। चलो भाई, गलत लगता है शिवम आपको? पर ऐसा क्यों लगता है कि नौकरी ही नहीं मिलेगी? क्यों ऐसा लगता है? वो आप सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं, मानने से तो सब कुछ है ही दोस्त। अगर आपको ऐसा लगता है और आप उसको मानते हैं तो वो भी संभव है कि आपको नौकरी ना मिले। कुछ बच्चे हैं जो मानेंगे नौकरी मिलेगी, मेहनत करने से मिलेगी, मानने या ना मानने से नहीं मिलेगा कुछ। एक्स नहीं है ये कि एजम्पशन कर लिया, मैथ की तरह 100 रख लिया, ऐसा नहीं मिलता है। कि जॉब है, आंसर नहीं है कोई कि एज्यूम करने से निकल के आ जाएगा। एज्यूम तो करना ही नहीं है, मेहनत करनी है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। श्री पगलू जी का दीवाना ने आधा घंटा निकाल दिया एक कमेंट में, बहुत शाबाश मेरे दोस्त, बहुत कामयाबी आप पाए। गोल्डन बहू, गोल्डन बहू नहीं है वो, डॉलर बहू है मोहित कुमार, डॉलर बहू पुस्तक है वो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक का ये रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे अगले सेक्शन पे। लेकिन तीसरी क्लास आए तो पहली दो याद होनी चाहिए, रिवाइज किया करो अच्छे से। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैं आपसे हमेशा उम्मीद रखूंगा कि आप परीक्षा में प्रश्न बना के आओगे जब मिलेंगे। और ये इतना शानदार कंटेंट है कि इसमें बहुत थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ, और बड़े मन से इस मार्केट के लिए तैयार किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉपीज की हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको बाहर निकाल के अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स तक में पढ़ा रहे हैं। बहुत जगह से आता है मेरे पास। ठीक है, और ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जगह अकेडमियों में भी चल रही है, जहाँ 500 1000 बच्चों तक की भी स्ट्रेंथ है। तो नोट्स निकले हुए रखे हैं, तो अच्छी बात है, मतलब पहुँचना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप इससे चूकना मत। ये हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत शानदार इसको करेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, थैंक यू।